गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हेमलता अंकोडिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। हम बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी शक्ति के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सत्ता की। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सत्ता एक अनिवार्य तत्व के रूप में पाई जाती है। सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है, उनके अध्ययन में भी हमें सत्ता का वर्णन मिलता है। अंग्रेजी शब्द अथॉरिटी, सत्ता की जो अंग्रेजी शब्द अथॉरिटी है वो लैटिन भाषा के शब्द ऑक्टोरिटास से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ाना। रोमन साम्राज्य में सार्वजनिक सभाओं द्वारा पारित प्रस्तावों को जब सीनेट अपनी सहमति व स्वीकृति प्रदान कर देती थी तो यह माना जाता था कि उन प्रस्तावों को ऑक्टोरिटास की प्राप्ति हो गई है, अर्थात उन प्रस्तावों के राजनीतिक मूल्य, औचित्यता और कानूनी शक्ति में वृद्धि हो गई है। इस प्रकार सीनेट की ऑक्टोरिटास में सत्ता के लक्षण के सार मौजूद थे। अब हम चर्चा करेंगे सत्ता की परिभाषाओं की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट बायस्टेड ने जो परिभाषा दी है उसकी। बायस्टेड कहते हैं सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, स्वयं शक्ति नहीं है। हर्बर्ट साइमन ने के अनुसार सत्ता निर्णय लेने की ऐसी शक्ति है जो दूसरे के कार्यों का निर्देशन करती है। यह दो शक्तियों उच्चस्थ एवं अधीनस्थ के बीच संबंध है। उच्च अधिकारी इस आशय के साथ निर्णय लेता है कि उन्हें संचालित करता है कि उन्हें अधीनस्थ द्वारा स्वीकारा जाएगा। अधीनस्थ ऐसे ही निर्णय की आशा करता है और उसका व्यवहार उसके द्वारा निर्धारित होता है। सत्ता के अर्थ को हम कुछ बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला है सत्ता राज व्यवस्था का अनिवार्य तत्व होती है। सत्ता शक्ति से भिन्न है किंतु वह स्वयं आदेश पालन कराने की संस्थागत शक्ति है। सत्ता उच्चस्थ अधिकारी तथा अधीनस्थ अधिकारी के बीच एक संबंध है। उच्च अधिकारी अपने आदेश के पालन की आशा रखता है और अधीनस्थ अधिकारी ऐसे आदेश की पालन की इच्छा रखता है। सत्ता मूल्य सापेक्ष होती है, उसका यह गुण औचित्यपूर्णता प्रदान करता है। मूल्य सापेक्ष एवं औचित्यपूर्ण होने के कारण सत्ता का आधार स्वीकृति व सहमति बन जाता है। मूल्यात्मकता, औचित्यपूर्णता व स्वीकृति के गुणों के कारण सत्ता में प्रभाव उत्पन्न होता है, किंतु वास्तव में सत्ता व प्रभाव में अंतर होता है। व्यवहार में सत्ता द्वारा इसका नियंत्रण व नियमन किया जाता है। अगर हम सत्ता के स्रोतों की बात करते हैं तो पहला, सत्ता का स्रोत सत्ता के औचित्य को तय करता है। उदाहरण के लिए अतीत में राजा की सत्ता का स्रोत ईश्वर को माना जाता था और इससे राजा की सत्ता को औचित्यपूर्णता प्राप्त हुई है। सत्ता का स्रोत सत्ता के प्रयोग की सीमाओं को तय करता है और उसे उत्तरदायी बनाता है। उदाहरण के लिए जहाँ सत्ता का स्रोत संविधान होता माना जाता है, वहाँ सत्ता के प्रयोग की सीमाएं भी संविधान द्वारा तय होती हैं और सत्ता संविधान के प्रति उत्तरदायी होती है। सत्ता का स्रोत वास्तव में सत्ता का आधार भी होता है। औचित्यपूर्णता अधीनस्थों की प्रकृति, पर्यावरण का दबाव, विभिन्न दंड विधान, संविधान, प्रत्यायोजित अधिकार, जनमत, सत्ताधारी की विशेषज्ञता व कार्यकुशलता के व्यक्ति गुण आदि। सत्ता के विभिन्न स्रोतों के संबंध में 3 सिद्धांत प्रचलित हैं: औपचारिक सत्ता सिद्धांत, सहमति सिद्धांत और सक्षमता सिद्धांत। औपचारिकता सिद्धांत मूल रूप से एक विधिशास्त्रीय सिद्धांत है और यह सत्ता का स्रोत राज्य के सर्वोच्च कानून अथवा संविधान को मानता है। सहमति सिद्धांत मूल रूप से एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है और यह सत्ता का स्रोत अधीनस्थों को मानता है। इस सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि कानूनी सत्ता व्यवहार में तब ही प्रभावशाली ढंग से लागू हो पाती है जब अधीनस्थ उसे सत्ता के रूप में मान्यता देते हैं।
अतः सत्ता का मूल स्रोत अधीनस्थों की सहमति होता है। सक्षमता सिद्धांत के अनुसार सत्ता का स्रोत व्यक्ति की योग्यता एवं सक्षमता के गुण है, जिनके आधार पर कोई व्यक्ति स्वयं सत्ता का केंद्र बन जाता है और अन्य लोग उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे फिर उस व्यक्ति को किसी संबंधित संगठन में कोई औपचारिक कानूनी पद प्राप्त हो अथवा नहीं हो। राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में चमत्कारिक व्यक्तित्व सत्ता का स्रोत दिख पड़ता है और व्यावसायिक क्षेत्र में व्यक्ति की शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, क्षमता व उपयोगिता सत्ता का स्रोत होती है। सत्ता के जो स्रोत है उसकी जो प्रमुख आधार है वह है औचित्यपूर्णता सत्ता का प्रमुख आधार है। अधीनस्थों की यह मान्यता कि सत्ताधारी के आदेश संगठन एवं व्यक्ति दोनों के हित में सत्ता को ठोस भौतिक आधार प्रदान करते हैं। जब अधीनस्थ को आज्ञा पालन करने में सत्ताधारी से पुरस्कार एवं प्रशंसा प्राप्त होती है अथवा उसे किसी लालच की पूर्ति होती है, तब भी अधीनस्थ सत्ताधारी की आज्ञा का पालन करते हैं और अनेक बार अधीनस्थ दंड के भय व हानि के भय के कारण भी आज्ञा का पालन करते हैं। इन स्थितियों में पुरस्कार, प्रशंसा, लोभ, दंड आदि भी सत्ता का आधार सिद्ध होते हैं। जब अधीनस्थ नेतृत्व के व्यक्ति गुणों को से प्रभावित होकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो नेतृत्व को सत्ता का आधार माना जाता है। अनेक बार अधीनस्थ सत्ताधारी के आदेशों व उद्देश्यों से प्रभावित होकर उनके आदेशों का पालन करते हैं। इस स्थिति में अधीनस्थ एवं सत्ताधारी के बीच मूल्यों की एकता को सत्ता का आधार बताया जाता है। अधिकांश अधीनस्थ सत्ता के आदेशों का पालन इस मनोवृत्ति के कारण भी करते हैं कि सत्ता के आदेशों के पालन करना उनका वैधानिक कर्तव्य एवं दायित्व है। इस स्थिति में वैधानिकता भी सत्ता का आधार मानी जाती है। अब हम चर्चा करेंगे सत्ता के प्रति जनता का दृष्टिकोण की। सत्ता के प्रति जनता के 3 प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं, जिसमें पहला है सत्ता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, दूसरा है सत्ता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, तीसरा है सत्ता के प्रति बुद्धिसंगत दृष्टिकोण। जब जनता सत्ता द्वारा दिए जाने वाले दंड से बचने के लिए सत्ता के आदेशों का पालन करती है तो इसे सत्ता के प्रति जनता का नकारात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। इस स्थिति में जनता सत्ता को एक बंधन मानती है और भय के कारण उसके आदेश की पालना करती है। निरंकुश एवं अधिनायकवादी राज व्यवस्था में सत्ता के अनुकरण के प्रति जनता का यह दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। इसके विपरीत जब जनता सत्ता के आदेशों का अनुकरण एक परंपरा, विश्वास एवं कर्तव्य के रूप में करती है तो इसे सत्ता के प्रति जनता का सकारात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। किंतु जब जनता सत्ता के आदेशों का पालन इसके बुद्धिसंगत होने के कारण करती है तो इसे सत्ता के प्रति जनता का बुद्धिसंगत दृष्टिकोण कहा जा सकता है। इस दृष्टिकोण में ये भाव निहित है कि सत्ता के आदेशों को सार्वजनिक हित की रक्षा एवं वृद्धि में सहायक होना चाहिए, अन्यथा जनता सत्ता के आदेशों को चुनौती दे सकती है। अब हम चर्चा करेंगे सत्ता की सीमाओं की। हमें सत्ता के प्रयोग की जो सीमाएं नज़र आती है उनको हम कुछ बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। उसमें पहला है सत्ता का प्रयोग निश्चित उद्देश्य अर्थात जनहित की रक्षा एवं वृद्धि के लिए ही किया जा सकता है, इसके विपरीत नहीं। दूसरा, सत्ता के प्रयोग के लिए अधीनस्थों की सहमति आवश्यक है, किंतु अधीनस्थों की सहमति तभी प्राप्त होती है जब उसकी नज़र में सत्ता औचित्यपूर्ण होती है। सत्ता के प्रयोग पर आधारभूत मानव अधिकारों की सीमा भी लागू होती है। सत्ता के प्रयोग पर वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक परिस्थितियां भी सीमा का कार्य करती है जिनके अंतर्गत सत्ता का प्रयोग
किया जाता है। सत्ता का प्रयोग अनेक संवैधानिक सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है। किसी राज्य की शासन प्रणाली, सरकार के अंगों का गठन, प्रशासन की पद सोपान व्यवस्था, विभिन्न कानून, अधिनियम आदि भी सत्ता के प्रयोग को नियंत्रित करते हैं। सत्ताधारी के व्यक्तिगत गुण तथा अधीनस्थों की सत्ता के प्रति दृष्टिकोण भी सत्ता के प्रयोग की सीमा का कार्य करते हैं। राज्य व्यवस्था में सक्रिय व्यावसायिक संगठन, श्रमिक संघ, दबाव समूह, समाचार पत्र आदि भी सत्ता के प्रयोग को सीमित करते हैं। वर्तमान युग में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा विश्व जनमत भी आंशिक रूप में सत्ता के प्रयोग पर सीमा का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं सत्ता की विशेषताओं की। सत्ता की प्रकृति या लक्षण या विशेषताओं को हम कुछ बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला है सत्ता संबंधात्मक होती है। सत्ता की अवधारणा में कम से कम दो पक्षों के अस्तित्व को स्वीकारा जाता है, जिन्हें हम आदेश देने वाला पक्ष तथा आदेश का अनुसरण करने वाला पक्ष कह सकते हैं। बीच ने इस आधार पर सत्ता की प्रकृति के संबंध में दो सिद्धांत बताए हैं। पहला है सत्ता का औपचारिक सिद्धांत, दूसरा है सत्ता का अनौपचारिक सिद्धांत। सत्ता का औपचारिक सिद्धांत वास्तव में सत्ता का कानूनी सिद्धांत है। यह सत्ता की दृष्टि से सत्ताधारी तथा अधीनस्थ के बीच संबंधों की व्याख्या कानून के आधार पर करता है। कानून की दृष्टि से अनिवार्य होता है कि अधीनस्थ सदैव ही सत्ताधारी के आदेशों का पालन करे, किंतु सत्ता के अनौपचारिक सिद्धांत के समर्थकों का मत है कि सत्ताधारी के आदेशों की पालना का मूल आधार अधीनस्थों की सहमति होती है। अतः सत्ताधारी के तथा अधीनस्थों के बीच संबंधों की व्याख्या कानून के आधार पर नहीं, अपितु सत्ताधारी के आदेशों के प्रति अधीनस्थों की सहमति के आधार पर की जानी चाहिए। सत्ताधारी एवं अधीनस्थ के पारस्परिक संबंध की व्याख्या के बारे में दोनों ही सिद्धांतों में हमें कुछ कमियां नजर आती हैं। वास्तविकता में सत्ता की अवधारणा सत्ताधारी द्वारा आदेश दिए जाने एवं अधीनस्थों द्वारा इन आदेशों की अनुपालना के जिस संबंध को स्वीकारती है, उनके पीछे संवैधानिकता एवं अधीनस्थों की सहमति दोनों ही तथ्य क्रियाशील होते हैं। दूसरी जो विशेषता है वह सत्ता प्रभुत्व प्रदान करती है। जब किसी व्यक्ति को सत्ता प्राप्त होती है तो उसे स्वतः ही अपने अधीनस्थों पर प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सत्ता में प्रभुत्व निहित होता है। तीसरी जो विशेषता है वह है सत्ता औचित्यपूर्ण एवं मर्यादित होती है। औचित्यपूर्णता सत्ता का आधारभूत लक्षण है, जिसके कारण ही सत्ता एवं सत्ताधारी को न्यायपूर्ण माना जाता है और उनका सम्मान किया जाता है और उनका प्रभाव स्थापित होता है। जब सत्ता में औचित्यपूर्णता का अभाव होता है तो वह न्यायपूर्ण भी नहीं होती और नैतिक आधार पर उसका विरोध उचित माना जाता है। अगली जो विशेषता है वह है सत्ता उत्तरदायित्वपूर्ण होती है। सत्ता का एक प्रमुख लक्षण उसका उत्तरदायित्वपूर्ण होना है। प्रत्येक सत्ताधारी अपने अधीनस्थों को दिए जाने वाले आदेशों एवं आज्ञाओं के लिए अपने से उच्च सत्ता के प्रति उत्तरदायी होता है। इस लक्षण के कारण ही शासक वर्ग अपनी सत्ता के लिए संविधान एवं जनता की सत्ता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सत्ता के प्रकार की। सत्ता अनेक प्रकार की होती है, जिसमें पहला है संवैधानिक एवं कानूनी सत्ता। जब किसी पद अथवा संस्था को संविधान द्वारा सत्ता सौंपी जाती है तो उसे संवैधानिक सत्ता कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि
संवैधानिक या कानूनी सत्ता है। दूसरा है राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता एक अस्पष्ट विचार है। सामान्यतः इसका अर्थ किसी राज्य की राजनीतिक कार्यपालिका की सत्ता से माना जाता है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की सत्ता मूलतः राजनीतिक सत्ता होती है। राजनीतिक सत्ता का एक उपभेद प्रशासनिक सत्ता होती है, जिसका अर्थ शासन के विभिन्न विभागों की सत्ता को माना जाता है। अगला जो सत्ता का प्रकार है वह है परंपरागत सत्ता। जब सत्ता का आधार एवं स्रोत परंपरा होती है तो उसे परंपरागत सत्ता कहा जाता है। ब्रिटेन में राजपद की सत्ता परंपरा पर आधारित है। भारतीय संविधान में जाति नामक संगठन की सत्ता का प्रमुख आधार भी परंपरा होती है। अगला है चमत्कारिक सत्ता। जब कोई नेता श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला होता है और उसे लगातार सफलताएं प्राप्त होती है तो आम जनता उसे नायक मान लेती है और उसे चमत्कारी व्यक्ति के रूप में स्वीकारने लगती है। इस स्थिति में नेतृत्व की सत्ता का आधार व स्रोत चमत्कार का गुण होता है। सत्ता के इस प्रकार को चमत्कारी सत्ता कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जर्मनी में हिटलर को चमत्कारिक सत्ता प्राप्त थी। अगला है प्रकार वह है सरकार के अंगों में निहित सत्ता। सरकार के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका नामक अंगों में विभिन्न मात्रा में सत्ता निहित होती है, जिसे राजनीतिक सत्ता, विधायी सत्ता व न्यायिक सत्ता कहा जाता है। अगला है क्षेत्रीयता के आधार पर सत्ता। सत्ता जिस प्रादेशिक क्षेत्र में क्रियाशील होती है उनके आधार पर सत्ता के दो प्रमुख स्वीकारे गए हैं, राष्ट्रीय सत्ता तथा अंतर्राष्ट्रीय सत्ता। राष्ट्रीय सत्ता के तीन उपभेद होते हैं, जिसमें है स्थानीय सत्ता, प्रादेशिक सत्ता व केंद्रीय सत्ता। संख्या की दृष्टि से सत्ता का जो प्रकार है वह है एकल, बहुल कार्यपालिका तथा मंडलात्मक सत्ता। मैक्स वेबर के द्वारा जो सत्ता के प्रकार बताए हैं वह तीन है। सत्ता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन मैक्स वेबर का ही माना जाता है। मैक्स वेबर तीन प्रकार की सत्ता की बात करते हैं। पहला है परंपरागत सत्ता। जब अधीनस्थ सत्ताधारी के आदेशों की पालन इस आधार पर करते हैं कि परंपरा से ऐसा ही होता आया है तो सत्ता के इस प्रकार को परंपरागत सत्ता कहा जाता है। जैसे अधीनस्थ परंपरा, प्रथा, रीति रिवाज आदि को स्वयं में पवित्र एवं औचित्यपूर्ण मानते हैं और इसलिए वे इन पर आधारित सत्ताधारी की सत्ता को स्वीकारते हैं और उनके आदेश की पालना करते हैं। दूसरा है बौद्धिक कानूनी या कानूनी नौकरशाही सत्ता। जब अधीनस्थ सत्ताधारी के आदेश का पालन इस आधार पर करते हैं कि उनके आदेश बुद्धि संगत कानूनों पर आधारित होने के कारण औचित्यपूर्ण है तो सत्ता के इस प्रकार को बौद्धिक कानूनी सत्ता कहा जाता है। सत्ता के इस प्रकार का मूल स्रोत एवं आधार संविधान होता है और ये माना जाता है कि सत्ता सत्ताधारी व्यक्ति में निहित नहीं है अपितु संविधान द्वारा निर्मित उनके पद में निवास करती है। अंतिम जो प्रकार है मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता का वह है चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता। जब अधीनस्थ सत्ताधारी के विशिष्ट व्यक्ति गुणों से अत्यधिक प्रभावित होकर उसके आदेशों का पालन करते हैं तो सत्ता के इस प्रकार को चमत्कारिक अथवा करिश्माई सत्ता कहा जाता है। अधीनस्थ कानून, तर्क अथवा बुद्धि के स्थान पर सत्ताधारी के करिश्माई व्यक्तित्व में अधिक विश्वास करते हैं और वे सत्ताधिकारी को महानायक जैसा सम्मान देते हैं तथा सेवक या अनुयायी जैसी भावना के साथ उनके आदेशों का अनुकरण करते हैं। करिश्माई सत्ता का प्रत्यायोजन नहीं होता है अपितु
अधीनस्थ सरकारी कर्मचारी केवल अनुयायी की तरह सत्ताधारी के आदेशों का पालन करते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में सत्ता के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे औचित्यपूर्णता की। थैंक यू।